प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत है आपका। देखिए, इससे पहले अपन ने यूनान सभ्यता है ये पढ़ी थी और यूनान सभ्यता के अंदर जो राज्य था स्पार्टा, उसके बारे में बात करी थी। आज अपन यूनान सभ्यता को पढ़ रहे हैं, लेकिन आज अपन बात करेंगे यूनान राज्य एथेंस के बारे में। देखिए, यूनान राज्य एथेंस, यूनान राज्य एथेंस है, इसके बारे में अपन बात करेंगे आज। एथेंस है, थोड़ा बड़ा टॉपिक है तो इसके अपन 2 क्लासें कर लेंगे। देखिए, यूनान राज्यों में एथेंस राज्य ऐसा था जिसमें मानवीय जीवन को उन्नत बनाने, एथेंस राज्य यूनान के अंदर इस प्रकार का था जिसमें मानवीय जीवन को उन्नत बनाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान दिया। नेक्स्ट है 13वीं सदी ईसा पूर्व के आसपास थीसियस नामक शक्तिशाली व्यक्ति ने थीसियस नामक शक्तिशाली व्यक्ति ने एटिका के 12 राज्यों को संगठित किया। इसने एटिका प्रदेश के 12 राज्यों को संगठित किया। और एक नवीन राज्य की स्थापना की, जिसकी राजधानी एथेंस को बना। नगर देवी एथिना के नाम पर इस नगर का नाम एथेंस पड़ा। नगर देवी के नाम पर, नगर देवी के नाम पर इसका नाम है। नगर देवी एथिना थी और एथिना के नाम पर, एथिना के नाम पर इस नगर राज्य का नाम एथेंस पड़ा। आगे देखिए, प्रारंभ में एथेंस में राजतंत्रात्मक शासन था। प्रारंभ के अंदर एथेंस में राजतंत्रात्मक शासन था। बाद में सामंतों के हाथों में सत्ता आ गई। सामंतों के हाथों में क्या आ गई? सत्ता आ गई। जो 7वीं सदी ईसा पूर्व तक चलती रही है सत्ता। 7वीं सदी ईसा पूर्व तक ये सत्ता चलती रही। इस युग को कुलीनों का युग कहा जाता है। ये युग है एथेंस में कुलीनों का युग कहा जाता है। कुलीनों का युग कहा जाता है। 621 ईसा पूर्व में ड्रेको नामक व्यक्ति को कानून को लिखित रूप देने का काम सौंपा। नेक्स्ट है, इस काल में शासन कार्य की 2 संस्थाएं कार्य करती थी।
शासन कार्य यहाँ पर दो संस्थाएं करती थी। एक सभा जिसके अंदर 9 आर्कन थे, आर्कन यानी संरक्षक, जिन्हें प्रतिवर्ष कुलीन लोग चुनते थे। प्रति वर्ष कुलीन इनको चुनते थे। 2 नंबर पे है काउंसिल ऑफ एरियोपेगस। काउंसिल ऑफ एरियोपेगस, इसके अंदर सभी भूतपूर्व सैनिक होते थे। भूतपूर्व आर्कन इसके सदस्य थे। इसके बाद में देखिए ड्रेको की संहिता, ड्रेको की विधि संहिता। ड्रेको की विधि संहिता है 621 ईसा पूर्व। ड्रेको एक आर्कन था। ड्रेको एक आर्कन था जिसने 621 ईसा पूर्व में कानूनों का प्रथम लिखित संग्रह लिखा। यह कानून अपनी कठोरता के लिए प्रसिद्ध थे। कठोर कानून थे। कठोर कानून थे ये। इसके बाद में सोलन के सुधार, वो भी देखेंगे अपन। सोलन के सुधार देखिए, बात कर रहे हैं अपन यूनान सभ्यता के अंदर एथेंस की मानवीय जीवन को उन्नत बनाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किसका है? एथेंस का है। 13वीं सदी ईसा पूर्व के आसपास थीशियस नामक एक व्यक्ति ने एटिका प्रदेश के 12 राज्यों को संगठित किया और एक राज्य बनाया जिसकी राजधानी क्या रखी? एथेंस रखी। एथेंस का नाम है नगर देवी एथेना के नाम पर एथेंस का नाम एथेंस पड़ा है। प्रारंभ में एथेंस में राजतंत्रात्मक शासन था। बाद में सामंतों के हाथ में सत्ता आ गई और 7वीं सदी ईसा पूर्व तक कुलीनों का शासन कहा जाता है या कुलीनों का युग इसे कहा जाता है। 621 ईसा पूर्व में ड्रेको नामक व्यक्ति ने कानून लिखने का इसको काम सौंपा गया और 621 ईसा पूर्व में ड्रेको ने एक विधि संहिता बनाई। विधि संहिता है, ड्रेको एक आर्कन था जिसने 621 ईस्वी में कानूनों का प्रथम लिखित संग्रह बनाया जो कठोर कानून थे। इसके बाद में अपन बात करते हैं शासन कार्य। देखिए 2 संस्थाएं कार्य थी। एक है सभा जिसके अंदर 9 आर्कन होते थे यानी संरक्षक होते थे। प्रतिवर्ष इनको कुलीन चुनते थे। दूसरी है काउंसिल ऑफ एरियोपेगस, इसके अंदर सभी भूतपूर्व आर्कन हैं ये होते थे। आगे देखिए सोलन के सुधार। सोलन के सुधार सोलन के सुधारों की बात करें अपन तो देखिए आप सोलन के सुधार 594 ईसा पूर्व के हैं। इसमें देखिए आर्कन पद पर
आर्कन था यह, आर्कन पद पर चुना यह विद्वान कवि भी था और सोलन के सामाजिक क्षेत्रों के कानूनों को सुधार करते हुए घोषित किया कि कोई भी व्यक्ति ऋण न चुका पाने पर इसने कानून बनाया, कोई भी व्यक्ति ऋण न चुकाए जाने पर उसे गुलाम नहीं बना सकते। क्या नहीं बना सकते साहब? गुलाम नहीं बना सकते। गरीबों को ऋण मुक्त कर दिया इसने, गरीबों का ऋण है इसने मुक्त किया। ये सोलन के सुधार हैं। आगे देखिए और भी हैं सोलन के सुधारों में और क्या महत्वपूर्ण बातें रहेंगी। सोलन ने आर्थिक स्थिति के आधार पर समाज को 4 वर्गों में बांटा। आर्थिक स्थिति के आधार पर समाज को 4 वर्गों में विभाजित किया। शासन संस्थाओं का पुनर्गठन किया। नेक्स्ट है, इन संस्थाओं के अंदर इन संस्थाओं में कौंसिल या असेंबली प्रमुख थी। न्यायालय का निर्माण करवाया इसने। न्यायालय का निर्माण करवाया जिसे हीलिया कहते थे। जिसे क्या कहा गया? हीलिया कहा गया। अब क्लिस्निज के सुधार। क्लिस्निज के सुधार 508 ईसा पूर्व में 508 ईसा पूर्व में एथेंस में प्रजातंत्र की स्थापना के लिए नया संविधान बनाया। प्रजातंत्र की स्थापना के लिए नया संविधान बनाया। एथेंस के समाज को 4 के स्थानों पर 4 के स्थान पर 10 वर्गों में बांटा। 10 वर्गों में बांट दिया। क्लिस्निज यूनान में लोकतंत्र का पिता कहा जाता है। इसे यूनान में लोकतंत्र का पिता कहा जाता है। इसके बाद देखिए ऑस्ट्रिसिज्म। देखिए भविष्य में निरंकुश सत्ता को समाप्त करने के लिए समाप्त करने के लिए निर्वाचन प्रणाली को जन्म दिया। निर्वाचन
प्रणाली को जन्म दिया जिसे ऑस्ट्रिसिज्म कहा जाता है। इसके अनुसार देश के लिए निर्वासन प्रणाली को जन्म दिया। इसके अनुसार देश के लिए घातक व्यक्ति को 10 वर्ष के लिए देश निकाला दे दिया जाता था। देखिए अपन बात करें सोलन के सुधार। देखिए सोलन के सुधारों की जब अपन बात करें तो 594 के हैं। ये भी एक आर्कन था, कोई भी व्यक्ति ऋण न चुकाने पर उसको गुलाम नहीं बनाया जा सकता। ये सोलन के सुधार थे, इंपॉर्टेंट सुधार है। गरीबों को इन्होंने ऋण मुक्त कर दिया। आर्थिक स्थिति के आधार पर समाज को कितने वर्गों में बांट दिया? 4 वर्गों में बांट दिया। शासन संस्थाओं को इसने क्या किया? पुनर्गठित किया। इन संस्थाओं में इसने काउंसिल या असेंबली, इन संस्थाओं के अंदर काउंसिल या असेंबली प्रमुख थी और न्यायालय का निर्माण किया। और न्यायालय को क्या कहा जाता था? हीलिया कहा जाता था। क्लिस्निथ के सुधार हैं 508 ईसा पूर्व। प्रजातंत्र की स्थापना के लिए नया संविधान बनाया। समाज को 4 वर्गों के स्थान पर 10 वर्गों में बांटा। यूनान में लोकतंत्र का पिता है, ये किसे कहा जाता है? क्लिस्निथ को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रिसिज्म। भविष्य में निरंकुश सत्ता को समाप्त करने के लिए निर्वासन प्रणाली को जन्म दिया ऑस्ट्रिसिज्म ने। ऑस्ट्रिसिज्म जो है ये प्रणाली देश के लिए घातक व्यक्तियों को 10 वर्ष के लिए देश निकाला दे दिया जाता था। कौन सी व्यवस्था के तहत? ऑस्ट्रिसिज्म की व्यवस्था के तहत। आगे देखिए आगे अपन बात करें स्ट्रेटोगोई। ये देखिए स्ट्रेटोगोई है, ये 10 सेनापतियों की एक समिति थी। 10 सेनापतियों की समिति थी। 10 सेनापतियों की समिति थी जो अपने प्रधान सेनापति पोलमार्क का चुनाव करती थी। प्रधान सेनापति पोलमार्क का क्या करती थी? चुनाव करती थी। क्लिथनिज को इस पद पर चुना गया था। बाद में क्लिथनिज के बाद इस पद पर पेरिक्लीज को चुना गया। नेक्स्ट देखिए यूनान व फारस के मध्य युद्ध। यूनान व फारस के मध्य युद्ध। (490 से 469 ईसा पूर्व। तो देखें पहला है मैराथन का युद्ध 490 ईसा पूर्व। यूनानी लोगों ने एशिया के पश्चिमी किनारे पर, देखिए कारण क्या थे? यूनानियों ने एशिया के पश्चिमी किनारे पर अपने उपनिवेश स्थापित किए।
स्थापित किए, उपनिवेश स्थापित किए, जो ओयोनिया के नाम से जाना जाता था। जो उपनिवेश थे ये आयोनिया के नाम से जाने जाते थे। फारस के शासक ने इन यूनानी उपनिवेशों पर अधिकार कर लिया। फारस के शासक ने यूनानी उपनिवेशों पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। भूमध्य सागर व्यापार में यूनान व फारस की प्रतिस्पर्धा थी। नेक्स्ट देखिए, 490 ईसा पूर्व फारस के सम्राट दारा प्रथम ने माल्डोनियम के नेतृत्व में सेना भेजी। एटिका राज्य के पास मैराथन मैदान में मिल्टियाटीज तथा कैलीमैक्स के नेतृत्व में एथेंस की सेना ने फारसी सेना को हरा दिया। सब फारसी सेना को क्या कर दिया? हरा दिया। फारसी सेना से आतंकित स्पेन वालों ने फीडियस नामक दावक, यहां पर देखिए एक फीडियस है व्यक्ति, फीडियस नामक एक दावक है की मदद से दावक को मदद के लिए स्पार्टा भेजा था। फीडियस ने 150 मील की दूरी 40 घंटे में तय की। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। मैराथन का जो युद्ध है एशिया और यूरोप सभ्यता का प्रथम प्रत्यक्ष युद्ध था। इसके बाद में थर्मोपोली का युद्ध अपन देखेंगे। ये तो अपन देख रहे थे मैराथन का युद्ध। देखिए एथेंस में देखेंगे स्ट्रेटोगोई है, ये 10 सेनापतियों की एक समिति होती थी और इनका जो प्रधान सेनापति था उसे क्या कहते थे? पोलमार कहते थे। और ये 10 सेनापति की समिति थी, ये प्रधान सेनापति का चुनाव भी करती थी। क्लिस्निथ है, ये इस प्रकार के पद पर रह चुका है, यानी प्रधान सेनापति के पद पर रह चुका है। क्लिस्निथ के बाद में पेरिक्लिस है, ये प्रधान सेनापति बना था। यूनान और फारस के मध्य युद्ध है, ये देखिए 490 से 479 ईसा पूर्व तक चले।
युद्ध देखते हैं अपन, कौन सा युद्ध है? मैराथन का युद्ध 490 ईसा पूर्व। यूनानियों, युद्ध का कारण देखिए, यूनानियों ने एशिया के पश्चिमी किनारे पर अपने उपनिवेश स्थापित किए, जिसे ओनिया के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? आयोनिया के नाम से जाना जाता है। फारस के शासक ने उपनिवेशों पर फारस के शासक ने क्या किया? इन उपनिवेशों पर अधिकार कर लिया और दोनों के मध्य युद्ध होना स्वाभाविक था। भूमध्य सागर के अंदर व्यापार में यूनान व फारस दोनों के मध्य प्रतिस्पर्धा दी। 480 ईसा पूर्व फारस के शासक सम्राट दारा ने माल्डो नियम के नेतृत्व में क्या भेज दी? सेना भेज दी। और यहाँ पर एटिका राज्य के पास में मैराथन के मैदान में फारस और यूनान के मध्य क्या होता है? युद्ध होता है। एथेंस के मध्य क्या होता है? युद्ध होता है। और इस समय एथेंस की सेना का नेतृत्व है मिल्टियाटिस और कैलिमैक्स के द्वारा किया गया था। और इसके अंदर विजय है, ये किसकी होती है? एथेंस की विजय होती है। यहाँ पर एथेंस वासियों ने या यूनान वासियों ने फीडियस नामक दावक को सहायता के लिए कहां भेजा था? स्पार्टा भेजा था। इसने 150 मील की दूरी है, ये मात्र कितने घंटे में तय की थी? 40 घंटे में तय की थी, लगातार दौड़ करके। एशिया और यूरोप की सभ्यता का प्रथम प्रत्यक्ष युद्ध है, वो कौन सा है? मैराथन का युद्ध। पहला जो प्रत्यक्ष युद्ध है वो कौन सा युद्ध है? मैराथन का युद्ध है सब। इसके बाद देखिए थर्मोपोली का युद्ध। थर्मोपोली का युद्ध, थर्मोपोली के युद्ध के बारे में बात करें अपन तो देखेंगे आप थर्मोपोली का युद्ध। थर्मोपोली का युद्ध 480 ईसा पूर्व। थर्मोपोली का युद्ध देखिए, ये भी एथेंस व फारस के मध्य हुआ है। तो देखेंगे दारा के पुत्र जिसका नाम है जेरेक्सिस, इसे क्षयार्स भी कहते हैं। क्षयार्स ने पिछली पराजय का बदला लेने के लिए 480 ईसा पूर्व में 5 लाख सैनिकों की विशाल सेना यूनान पर आक्रमण करने के लिए भेज दी। इसने यूनान पर इसने आक्रमण करने के लिए भेज दी। यहां पर स्पार्टा सेना नायक जिसका नाम था लियोनिडास सेना नायक था। और यहाँ पर विश्वासघात है, ये स्पार्टा के साथ में किसने किया था? एपियाटीज नामक व्यक्ति ने किया था। और इसके अंदर किसकी हार होगी? यूनान की हार हो गई। यूनान की क्या हो गई? हार हो गई। इस युद्ध के अंदर, इस युद्ध में भारतीय सैनिकों ने भी भाग लिया था। अब है आपका है सेलेमिस का युद्ध। देखिए थर्मोपोली के बाद में युद्ध है सेलेमिस का युद्ध। सेलेमिस का युद्ध, सेलेमिस का युद्ध 480 ईसा पूर्व। 480 ईसा पूर्व सेलेमिस के युद्ध के अंदर यूनान है, यह है विजयी रहा। ये भी यूनान और फारस के मध्य था। यहाँ पर एथेंस का सेनापति, एथेंस का सेनापति जो था ये था थेमेस्टोक्लिज।
फारस का नेतृत्व यहां पर किया था जेरेक्सिस ने किया था। नेक्स्ट है प्लेटिया का युद्ध। प्लेटिया का युद्ध 479 ईसा पूर्व। स्पार्टा की सेना ने प्लेटिया के युद्ध में फारस के सेनापति मार्डोनियस को हराकर स्पार्टा ने मार डाला और यूनान विजयी रहा। माइकेल का युद्ध। माइकेल का जल युद्ध। स्पेन की सेना ने फारस को हराया। स्पेन ने फारस को हराया माइकेल के युद्ध में। और इस युद्ध के बाद स्पार्टा है यह तो स्थल युद्धों में, और एथेंस है यह जल युद्धों में सर्वश्रेष्ठ इनको माना गया। देखिए अपन बात करते हैं थर्मोपोली का युद्ध। यूनान और फारस के मध्य होता है 480 ईसा पूर्व में। दारा के मृत्यु के बाद में दारा का उत्तराधिकारी जेरेक्सिस या शेयार्ज ने मैराथन के युद्ध का बदला लेने के लिए 5 लाख सैनिकों को भेज दिया यूनान पर चढ़ाई करने के लिए। यहाँ पर स्पार्टा का सेनापति लियोनिडास जो है यह यूनान की तरफ से युद्ध कर रहा था, और यहाँ पर लियोनिडास से विश्वासघात करता है एपियाटीज, और इसके अंदर किसकी हाथ होती है? यूनान की हार हो जाती है। इस युद्ध के अंदर भारतीय सैनिकों ने भाग लिया था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखेंगे सेलिमिश का युद्ध है 480 ईसा पूर्व हुआ था। इसमें किसकी विजय होती है? यूनान की विजय होती है। कौन से युद्ध में? सेलिमिश के युद्ध में यूनान की विजय। एथेंस का सेनापति कौन था? थेमेस्टोक्लिस। और फारस का सेनापति कौन था? फारस का नेतृत्व है ये जेरेक्सिस की सेना कर रही थी। अब प्लेटिया का युद्ध 479 ईसा पूर्व। फारस का सेनापति इसके अंदर मार्डोनियम है, ये स्पार्टा के सैनिकों से मारा जाता है, और इसमें किसकी विजय होती है? यूनान की विजय होती है। माइकेन का जल युद्ध है। स्पेन ने किसको हरा दिया? फारस के अंतिम रूप से हार होती है, और इस युद्धों के बाद में स्पार्टा को स्थल युद्ध में सर्वश्रेष्ठ मान लिया गया, और एथेंस को जल युद्धों में सर्वश्रेष्ठ मान लिया गया। आगे देखें। अब देखेंगे तो आपका है डेलियन संघ। डेलियन संघ की बात करें, भविष्य में बाहरी आक्रमणों का प्रतिरोध करना। भविष्य में बाहरी आक्रमणों का प्रतिरोध करना तथा युद्ध में हुई हानि के बाद नए सिरे से राज्यों का आर्थिक एक बात, और युद्धों के बाद राज्य का नए सिरों से निर्माण
निर्माण की दृष्टि से एथेंस में थेमीस्टोक्लीज के नेतृत्व में 478 ईसा पूर्व एजियन सागर के आयोनिया द्वीप के डेलोस पर डेलियन संघ की क्या कर दी साहब? स्थापना कर दी। डेलियन संघ की क्या कर दी? स्थापना कर दी। डेलियन संघ की स्थापना कर दी गई। संघ का अध्यक्ष है, इस डेलियन संघ का अध्यक्ष है, ये किसको बनाया गया? एथेंस को बनाया गया। और संघ का मुख्यालय ये कहां पर रखा गया? डेलोस द्वीप पर संघ का क्या रखा गया? मुख्यालय रखा गया। आगे देखिए, संघ का कोष अपोलो मंदिर में रखा गया। संघ का कोष यह है अपोलो मंदिर में रखा गया। अब है पेलोपेंसियल का युद्ध। पेलोपेंसियल का युद्ध है 421 से 431 से 404 ईसा पूर्व। एथेंस का शासक जिसका नाम है थेमोस्टोक्लीज, इस संघ के माध्यम से स्पार्टा को युद्ध में पराजित कर साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। इसका विरोध साइमन नामक नाविक ने किया था। इसका विरोध है ये साइमन नामक एक व्यक्ति ने किया था। अब है पेरिक्लिज का युद्ध। देखिए 461 से 429 ईसा पूर्व। कौन सा युद्ध है? पेरिक्लिज का युद्ध। पेरिक्लिज साइमन के बाद आर्कन पद पर नियुक्त हुआ। पेरिक्लिज क्या था साहब? एक आर्कन था। पेरिक्लिज आर्कन था। इसका शासनकाल यूनान का स्वर्णकाल था। यूनान का स्वर्णकाल है ये, इसका क्या था? शासनकाल था। इस समय एथेंस यूनान का बौद्धिक केंद्र बना। एथेंस यूनान का बौद्धिक केंद्र बना। बौद्धिक केंद्र बन गया।
इसके समय एथेंस की देवी एथेना का मंदिर बनाया गया। एथेना का मंदिर बनाया गया। इसने डेलियन संघ के धन को एथेंस के निर्माण में लगाया। इसने डेलियन संघ के धन को एथेंस के निर्माण में काम लिया और स्पार्टा निवासी से नाराज हुए और डेलियन संघ का कोष है ये कहाँ रखा? अब कोष है यह कहाँ रखा गया? अपोलो मंदिर के स्थान पर कहाँ रख दिया गया? एथेंस में कोष है यह रखा गया। देखिए डेलियन संघ भविष्य के अंदर बाहरी आक्रमणों के प्रतिरोध के लिए डेलियन संघ का निर्माण हुआ। युद्ध के बाद में राज्यों का नए सिरे से निर्माण के लिए डेलियन संघ का निर्माण हुआ। एथेंस में थेमिस्टोक्लीज के नेतृत्व में 468 ईसा पूर्व एजियन सागर के ओयोनिया द्वीप पर ओयोनिया द्वीप के डेलोस पर डेलियन संघ का क्या किया गया? गठन किया गया। इसका अध्यक्ष कौन सा राज्य था? एथेंस था। मुख्यालय इसका कहाँ रखा गया? डेलोस द्वीप रखा गया। संघ का कोष रखा जाता था कहाँ पर? अपोलो मंदिर में। पेलोपोनेसियन युद्ध है ये स्पार्टा और एथेंस के मध्य होता है। देखिए 431 से 404 ईसा पूर्व एथेंस का शासक इस समय थेमिस्टोक्लीज था। इस संघ के माध्यम से इसने स्पार्टा को युद्ध में क्या कर दिया? पराजित कर दिया और साम्राज्य विस्तार करना चाहता था। जिसका विरोध है ये किसने किया? साइमन ने किया। जिसका विरोध साइमन ने किया, यानी स्पार्टा और एथेंस के मध्य युद्ध हुआ। कौन सा? पेरिपेसियन का युद्ध। अब है पेरिक्लीज का युद्ध 661 से 429 ईसा पूर्व। पेरिक्लीज एक आर्कन था। यह इसका जो समय था ये यूनान का स्वर्णकाल कहलाता है और इसके समय एथेंस है ये यूनान का बौद्धिक केंद्र बना। यूनान का क्या बना? बौद्धिक केंद्र बना। इसके समय ही एथेना का मंदिर का निर्माण किया गया और संघ के धन को इसने एथेंस के निर्माण में खर्च किया, जिससे स्पार्टा निवासी नाराज हुए और ये युद्ध हुआ स्पार्टा और एथेंस के मध्य। और इसने क्या किया? जो डेलियन संघ का जो कोष था ये अपोलो मंदिर की जगह कहाँ रखना शुरू कर दिया? एथेंस में रखना शुरू कर दिया। तो ये कुछ प्रमुख कारण थे पेरिक्लीज के युद्ध के प्रमुख कारण थे। तो पेरिक्लीज का युद्ध है ये अपन देख रहे हैं साहब। इसके बाद देखिए नेक्स्ट देखेंगे। अब पेरिक्लीज के सुधार। पेरिक्लीज के सुधार। पेरिक्लीज के सुधार। पेरिक्लीज के सुधार है ये देखिए। हेलियाई न्यायालयों की स्थापना। न्यायालयों की क्या की? स्थापना करी साहब पेरिक्लीज ने। अच्छा क्वेश्चन है। हेलियाई न्यायालयों की स्थापना करी। न्यायालय में जूरी प्रथा प्रारंभ की। न्यायालयों में जूरी प्रथा का प्रारंभ किया। नेक्स्ट है एथेंस की सेना तथा विदेश नीति। एथेंस की सेना तथा विदेश नीति का कार्य 10 जनरलों की संस्था। 10 जनरलों की संस्था
स्ट्रेटोगाई के अधीन थी। संपूर्ण भूमध्य सागर पर एथेंस का नियंत्रण था। एथेंस में कला, कौशल, साहित्य, ज्ञान विज्ञान, जल शक्ति के क्षेत्र में उन्नति हुई। ज्ञान विज्ञान, जल क्षेत्र या जल शक्ति के क्षेत्र में क्या हुई? उन्नति हुई। जल शक्ति के क्षेत्र में उन्नति हुई। नेक्स्ट है पेलोपेंशियल का युद्ध 431 से 404 ईसा पूर्व। स्पार्टा व एथेंस के मध्य स्पेन व स्पार्टा, एथेंस व स्पार्टा के मध्य किसको लेकर? डेनियल संघ को लेकर यह युद्ध हुआ। 27 वर्षों तक यह युद्ध चला। इस युद्ध का विवरण है ये यूथिसीडाइडस ने किया था। एथेंस की सेना को स्पार्टा के सेनापति लाइसेडर ने क्या किया? अंतिम रूप से क्या कर दिया? पराजित कर दिया। देखिए, पेरिक्लिस है, इसके सुधार है। इसने हेलियाई न्यायालयों की स्थापना की, न्यायालयों में जूरी प्रथा प्रारंभ की। एथेंस की सेना तथा विदेश नीति के कार्य जो थे ये 10 जनरलों की सेना के अधीन थी, जिसे स्ट्रेटगोई कहते थे। नेक्स्ट है संपूर्ण भूमध्य सागर पर एथेंस का नियंत्रण हो गया और एथेंस में कला, कौशल और साहित्य, ज्ञान विज्ञान और जल शक्ति के क्षेत्र में उन्नति हुई। ये है पेरिक्लिस के सुधार। पेलोपेंशियल का युद्ध है 431 से 404 ईसा पूर्व। एथेंस व स्पार्टा के मध्य है, जिसमें विजय किसकी होती है? स्पार्टा की विजय होती है। डेलिन संघ को लेकर ये युद्ध होते हैं। 27 वर्षों तक युद्ध चले थे। इस युद्धों का जो विवरण है ये यूथिडाइडिस के द्वारा किया जाता है। एथेंस की सेना को स्पार्टा के सेनापति लाइसेडर के द्वारा पराजित किया गया। अंतिम रूप से इसको क्या कर दिया गया? पराजित कर दिया गया। तो ये प्रमुख बात थी एथेंस की राजनीतिक व्यवस्था। अब एथेंस जो है इसके अपन आर्थिक, सामाजिक और व्यापारिक जो व्यवस्था है वो आने वाली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।